बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम सिविल जज हेयर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम ईटीए का फोर्थ लेक्चर देखेंगे और वो हम सेक्शन 8 टू सेक्शन 11 जो है वो पढ़ेंगे और साथ साथ जो सिलेबस है उसका एडीपीपी और डीडीपीपी का, जिसमें कि जो सब्जेक्टिव के हवाले से है वो ऑफेंसेस इन पीपीसी एंड एटीए, इसको भी हम लोग जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कवर कर लेंगे। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस जो हैं वो एक तो हमने वो पढ़ा था ना सेक्शन 7 कल, ठीक है, सेक्शन 6 7 वो भी एक ऑफेंस है, ठीक है। और फिर ये सेक्शन 11 तक वो सारे ऑलमोस्ट जो ऑफेंसेस हैं वो कवर हो जाएंगे और प्लस उससे आगे जो हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपने करना क्या है कि आपने कॉपी पेंसिल ले लेनी है, तो जो मसलन ऑफेंस से रिलेटेड नहीं होगा सेक्शन, उसको इग्नोर कर लेना है और जो ऑफेंस होगा उसकी आपने लिस्ट बनाते चले जाना है और फिर उसका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तो वो आपका जो एक वो होगा ऑल ऑफेंसेस अंडर 80, वो आपका जो सब्जेक्ट है वो जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हम कल वाला जो वो लेक्चर है कल का, उसको अगर हम थोड़ा सा अगर हम रिपीट करें तो कल हमने टेररिज्म की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। और हमने ये देखा था कि बहुत सारे एक्शन सब सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में दिए, उनमें से कोई एक एक्शन हो और उसके साथ जो डिज़ाइन है, जो मोटिव है या जो ऑब्जेक्टिव है उस सेक्शन का, वो क्लॉज बी और सी जो है सब सेक्शन 1 का वो हो, तो वो क्या बनेगा, वो टेररिज्म बनेगा। और फिर सेक्शन 7 में हमने उसकी जो है वो पनिशमेंट देखी। अच्छा, कल हमने एक चीज़ देखी कि जो टेररिज्म है उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 7 में दी हुई है। और हमने ये भी देखा कि सेक्शन 7 में कोई एक पनिशमेंट नहीं है टेररिज्म की, वो डिपेंड करता है एक्शन पे, वो डिपेंड करता है एक्शन पे। तो आपने देखा उसने कहा कि मसलन 6 में बहुत सारे एक्शन दिए हैं जो टेररिज्म कहलाएंगे और उस एक्शन के हिसाब से जो पनिशमेंट है टेररिज्म की वो कहाँ पे दी हुई है, वो सेक्शन 7 में दी है। अच्छा, अब एक बात है, ये तो हो गया ना टेररिज्म और टेररिज्म की जो वो पनिशमेंट है सेक्शन 7A में, वो हो गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप प्रेम्बल को याद करें तो हमने ये पढ़ा था प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म एंड सेक्टेरियनिज्म। तो एक तो सेक्टेरियनिज्म की पनिशमेंट अब हम आगे सेक्शन 8 में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो पढ़ेंगे कि उसकी प्रिवेंशन के लिए अगर कोई जो इकदामात हैं, अगर कोई बंदा उसको वायलेट करता है तो वो भी एक ऑफेंस होगा। मेरी बात को फॉलो की है। मसलन गवर्नमेंट ये कह देती है कि इस तंजीम के ऊपर पाबंदी लगा दी है, ठीक है। अब अगर कोई उस पाबंदी के खिलाफ जाए तो वो मे भी वो सेक्शन 7 में ना आए, ठीक है, लेकिन वो जो है वो इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस बन जाए जो हम आगे जाके पढ़ेंगे और फिर हम उसकी जो है वो सज़ा भी देखेंगे, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, 780 में कल एक चीज़ बतानी रह गई थी, इसका जो है ना सेक्शन 7 का, ये देखें एक यहाँ पे है सेक्शन 7 का, इसका ये आई देखिएगा, एनी अदर एक्ट टेररिज्म नॉट फॉलिंग अंडर क्लास A to H above or under any other provision of act shall be punished on conviction to imprisonment for not less than 5 and not more than 10 years or both। ये ओमनी बस उन्होंने प्रोविजन दे दी कि अगर कोई टेररिज्म का कोई इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के इस एक्ट के अंदर कोई ऐसा एक्शन जिसकी मसलन वो जो वो है तो वो टेररिज्म, लेकिन उसकी स्पेसिफिकली पनिशमेंट नहीं दी गई, तो उसकी सज़ा कितनी होगी, 5 ईयर से लेके 10 ईयर्स तक। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। तो अब हम जो है वो चलते हैं उसकी तरफ, सेक्शन 8 की तरफ।
तो अब वो टेररिज्म की डेफिनेशन उधर थी। अब ए प्रोहिबिशन ऑफ एक्ट्स इंटेंडेड आर लाइकली टू स्टर अप सेक्टेरियन हेटर, जो मसलन नफरत, फिरका वारियत की नफरत फैलाने के लिए जो एक्ट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में वो बात करता है। वो कहता है अ पर्सन हु, ठीक है, who uses threatening, abusive or insulting word or behavior or display, publish or distribute any written material which is threatening, abusive or insulting, or distributes or show or plays or recording or visual images or sound which are threatening, abusive or insulting, or has in his possession written material or a recording or visual image or sound which are threatening, abusive or insulting with a view to their being displayed or published by himself or another shall be guilty of an offense if he, ये अब फोकस करें, if he intends thereby to stir up sectarian hatred or having regard to all circumstances sectarian hatred is likely to be stirred up thereby, कि जिसका मकसद ऊपर वाले एक्शंस का क्या हो कि फिरका वारियत जो है वो फैले, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक ऑफेंस होगा, और जिसकी पनिशमेंट कहाँ पे दी हुई है, वो सेक्शन 8 में, whoever contravene any provision of section shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with fine। तो बच्चों आपका अंदर ATA सबसे पहला ऑफेंस कौन सा हो गया, सेक्शन 6 टेररिज्म, और उसकी पनिशमेंट कहाँ दी हुई है, वो दी हुई है किसमें, सेक्शन 7 में। और दूसरा जो ऑफेंस हो गया वो हो गया सेक्टेरियनिज्म के बारे में, और उसकी पनिशमेंट दी हुई है सेक्शन 9 में। अब आप थोड़ी देर के लिए जो है वो आप इसका वो उसमें भी देख लें, आप इसका क्या कहते हैं, आप सेक्शन 8 किधर गया, सेक्शन 8 वो मैंने आपको बताया हुआ है। प्लीज प्लीज, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपना इंडेक्स साथ साथ बना रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शंस आपको तभी याद रहेंगे जब आप एक स्कीम के तहत साथ के साथ अपना इंडेक्स बनाएंगे। और जब आप अपना इंडेक्स बनाएंगे वो इस स्कीम के तहत उसको इसलिए याद रखना ज़रूरी है कि PPSC वाले कुछ सेक्शन भी पूछ रहते हैं, तो वो अगर आपको वो उसका वो स्कीम याद होगी तो उसको ढूंढना। ये सेक्शन 8 आ गई, फिरका वाराना नफरत पैदा करने वाले या मुमकिन तौर पर पैदा करने वाले इकदामात की ममानत, ठीक है, तो जी ठीक है, कोई शख्स जो धमकी मेज भूता या तक मेरे अल्फाज पे इस्तेमाल करे या कोई तेरी आवाज़ शाया करे, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे ये पढ़ के सुनाने की ज़रूरत है, आप उसके साथ इसको मिला सकते हैं। जहाँ पे आपको इंग्लिश का थोड़ा सा मसला हो उधर उर्दू में ट्रांसलेशन देख लें, गूगल पे सर्च कर लें और आप उसको जो है वो क्या कर लें, कंप्लीट कर लें, ठीक है। अच्छा उसके बाद है सेक्शन 10, पावर टू एंटर आर सर्च। If an officer of police, armed forces, civil forces said that there are reasonable ground for suspecting that a person has possession of written material or recording in his contravention of Section 8, he may enter and search the premises where it suspects the material or recording is situated and take possession of the same, provided the concerned officer first record in writing his reason for such belief and serve a copy thereof either on person or on the premises। देखें ये उसने कहा जी कि वो सर्च कर सकता है, लेकिन उससे पहले वो अपना एक ऑर्डर लिखेगा, ठीक है, कि मैं क्यों, मुझे यकीन है कि इसकी वो जो है वो करनी चाहिए, सर्च करनी चाहिए, और फिर उसके बाद उसकी वो एक कॉपी भी उसको जो है वो सर्व करेगा। तो बड़ा आसान था। लेकिन अब अगर पेपर में वो क्वेश्चन पूछ लेता है ऑफेंसेस अंडर ATA, तो फिर आप सेक्शन 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो प्रोसीजर की बात कर गया वो। तो ये जो ऑफेंसेस वाला क्वेश्चन है उसमें आपने इसको शामिल नहीं करना, उसमें सिर्फ वो हैं जो ऑफेंसेस हैं। पावर टू ऑर्डर फॉर फीचर an anti-terrorism by which a person convicted of an under section shall order to before by any material or recording है referred to be। एंटी-टेररिज्म कोर्ट किसी भी प्रॉपर्टी को जो है वो क्या कर सकती है, को वो फोरफिट करने का ऑर्डर कर सकती है किसी भी मटेरियल को, ठीक है।
वेयर द पर्सन हु कलेक्ट, अल्लाह ना करे कोई हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या न वो या सुन्नी शिया का नफाक फैलाने के लिए, हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए अगर कोई ऐसा काम करता है तो फिर उसके लिए सेक्शन 8 के तहत 8-9 के तहत सज़ा भी है और 10 के तहत पावर भी है कि उसके लिए वो जो अथॉरिटी है वो सर्च कर सकती है, और 11 के तहत वो मुआद जो है उसको जब्त भी कर सकती है। ठीक है, where the person who collected the material or recording cannot be found or identified, the entity on application of the officer seizing the material recording shall forfeit the material or recording to the state to be disposed of as directed by it। और अगर वो बंदा नहीं मिलता, ठीक है, जिसने वो मटेरियल इकट्ठा किया था, तो उस सूरत में कोर्ट की इजाज़त के साथ वो मटेरियल जो है उसको हक के सरकार के हक में क्या किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं सीजर और कन्फिस्केशन और फोरफीचर और फ्रीजिंग, इसमें डिफरेंस हमने पढ़ा हुआ है, नहीं तो CNSA में एक लेक्चर है उसको आप देख लें। फोरफीचर जो होता है वो आफ्टर ट्रायल होता है, या वो फाइनली क्या होता है कि गवर्नमेंट की फेवर में जो है उसको क्या सरकार के हक में उसको क्या कर लिया जाता है, सब जब्त कर लिया जाता है। जबकि जो सीजिंग होता है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होता है, वक्ती तौर पे वो उसको अपने उसमें ले लेते हैं, अपनी कस्टडी में ले लेती है पुलिस। और जो फ्रीजिंग होती है वो सिर्फ राइट्स उसमें जो है उनको मुंजमद कर दिया जाता है, चीज़ को बेशक आगे पीछे फिजिकली उसका कंट्रोल ना लिया जाए, लेकिन उसके ऊपर वो जो पार्टी के जो राइट होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं उसको इंजॉयमेंट के। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न इन टेररिज्म। ठीक है, अब वो ये जो तंजीमें बना लेते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, तंजीम बना लेते हैं अपनी वो, और अपनी स्टेट के अंदर एक स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, और वो क्या कहते हैं अपने व्यूज़ को इम्पोज करने की ज़रूरत वो कोशिश करते हैं। तो उसका वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड इन टेररिज्म इफ इट, यानी एक तंजीम जो है वो कहा जाएगा कि वो दहशत गर्दी में इन्वॉल्व है अगर वो क्या करती है, ठीक है, commits facilitate और participate in acts of terrorism। ठीक है, अगर कोई मतलब समझ ना आए तो उर्दू में साथ मिला के पढ़ लें आप। prepare for terrorism, promote of encourages or encourages, ठीक है, terrorism, यानी उसको support and assist any organization concerned with terrorism, patronize and assist in the incitement of hatred and contempt on religious, sectarian or ethnic lines that stir up disorder। ठीक है, अच्छा, अब ई को फर्ज करें अगर मुश्किल लगता है तो इधर आके वो जो ई की वो जो डेफिनेशन है उसको आप थोड़ी देर के लिए जो है उसको देख लें। नफरत अंगेजी या मजहबी फ़िरका वाराना या नस्ली बुनियादों पर हतकमेज़ी भड़काने की सरपरस्ती और आंत करती है जिससे इंतशार फैले। ठीक है, अच्छा जी, और अगर स्टिल नहीं क्लियर होता तो आप फिर वो गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लें तो वो उसका जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इवन अदरवाइज आप बहुत सारी डिक्शनरीज रख सकते हैं। एक डिक्शनरी है वर्ड वेब, बहुत अच्छी डिक्शनरी है ये, बहुत ज़बरदस्त मीनिंग्स और सेंटेंसेस के साथ देती है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अच्छा जी, fail to expel from its ranks or ostracize those who commits acts of terrorism and presents them as heroic persons। अपनी सफ़ों में ऐसे लोगों को निकालने या उनका मुकाता करने में नाकाम रहती है जो दहशत गर्दी के इक़दामात का इर्तिकाब करते हैं और उन्हें हीरो बनाकर पेश करती है। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो खुद किसी वो टेररिज्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन ठीक है वो ऐसे लोगों को हीरो बना के पेश करती हों जो कि वो टेररिस्ट की डेफिनेशन में आते हों।
अच्छा जी, it is otherwise concerned in terrorism. अच्छा जी, an organization shall fall within the meaning of ये if it is owned or controlled directly and by a terrorist or an organization referred into. अच्छा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बेशक इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हो कौन, कोई दहशतगर्द या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर बात हुई है। यानी एक तंजीम ने अपनी जैली तंजीम बनाई हुई है। अब जैली तंजीम में हो सकता है कि ऊपर वाले एक्ट्स जो हैं वो ना आ रहे हों, लेकिन चूंकि उसको कंट्रोल जो है वो मेन ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट कर रहा है, तो लिहाजा वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, acts on behalf of or at the direction or terrorist or running, या वो ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रही है। एक तो ये कि वो तंजीम ही उस तंजीम की या दहशतगर्द की है, या वो तंजीम जो है वो एक दहशतगर्द या एक ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे कोई काम को उसकी डायरेक्शन पे काम कर रही है, तो वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में जो है वो क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। ठीक है, प्रोस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी हमने ऊपर बात की है, ठीक है, उनके नीचे क्या है, अब उसके उनके ऊपर पाबंदी लगनी जा रही है। ठीक है, वो कैसे, द फेडरल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश इन ऑफिशियल गजट लिस्ट an organization as a prescribed organization in the first rule on an ex parte basis if there are reasonable grounds to believe that। यानी उसको सुने बगैर जो है गवर्नमेंट जो है उसको क्या कर सकती है, उसको कलअदम करार दे सकती है। ठीक है, बशर्ते के कंसर्निंग टेररिज्म, वो टेररिज्म में इन्वॉल्व हो। ठीक है, या फिर वो ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, या वो ऑर्गेनाइजेशन उसको चला रही हो जिसकी के डेफिनेशन ऊपर की गई है, जिसको के मना किया गया कि ये तंजीम नहीं हो सकती, या उसकी डायरेक्शन पे अमल कर रही हो, तो वो तंजीम को के क्या हो जाएगी, वो कलअदम तंजीम हो जाएगी। ठीक है, देखें जो ऊपर सेक्शन 11 ने उस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की, ठीक है, जो कि टेररिज्म में जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये कहा जा सकता है कि ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है, सेक्शन 11 ए ने ये कहा। ठीक है, और सेक्शन 11 बी ने कहा कि वो उस पे यानी ऊपर वाली पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर पाबंदी कब लगेगी। ठीक है, जब वो ऊपर वाले मैटर सेट हो जाएंगे तो फिर उसका नाम कहाँ पे रखा जाएगा, इन फर्स्ट शेड्यूल, और कौन डालेगा उसका नाम, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, और वो ठीक है, अब आगे चलते हैं जी, एक्सप्लेनेशन। ओपिनियन कंसर्निंग रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव मे बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी क्रेडिबल सोर्स वेदर domestic or foreign, including governmental and regulatory authority, law enforcement agency, financial intelligence unit, banks and non-banking companies and international institutions। अच्छा, ये पैरामीटर बता रहा है कि उसको बैन करते वक्त जो उसने ये वाली ग्राउंड स्टैब्लिश करनी है, रीजन टू बिलीव वाली, उसका वो क्राइटेरिया बता रहा है कि वो रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव जो है वो कैसे वो अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा। वो इंफॉर्मेशन जो उसको क्रेडिबल सोर्सेज से मिलेगी, जो कि मिलिट्री वगैरह एटसेट्रा हो सकते हैं। द ग्राउंड शैल बी कम्युनिकेटेड टू द प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गन विद इन 3 days। अब वो जो गवर्नमेंट है, वो जो तंजीम है जिसपे एक्स पार्टी पाबंदी लगा दी गई है, उसको 3 दिन के अंदर अंदर वो ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाएगा किसका, कलअदम किए जाने का। अच्छा बच्चों, अब देखें ना, यहाँ पे ये डेज आ गया, तो मैंने आपको क्या कहा था, कंट्रोल F करो, इधर लिखो डेज। ठीक है, अब आप वो सर्च करते जाओ, जहाँ जहाँ एक्ट में डे आया होगा वो आपको मिल जाएगा। आप प्लीज उसका जो है वो एक वो बना लें, टेबल बना लें। ठीक है, टेबल बना लें तो वो फिर आपको जो है वो टेबल की सूरत में डेज, मंथ, ईयर्स याद रखने पड़े, इजी हो जाएंगे, क्योंकि पीपीएससी वाले जो है वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछते हैं। ठीक है, अच्छा आगे 11 सी है, राइट टू रिव्यू।
where any prescribed organization is aggrieved by the order of the federal government made under 11B, it may within 30 days file a review application in writing before the federal government stating the ground on which it made, and federal government shall after hearing the applicant decide the matter on reasonable ground within 90 days. अच्छा आप देखें इसमें ये है कि राइट ऑफ रिव्यू का सेक्शन कौन सा है 11C, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो है वो इसके सामने रिव्यू की एप्लीकेशन आएगी फेडरल गवर्नमेंट के सामने। अब ये एमसीक्यूज बता रहा हूँ, ठीक है, कितने दिनों में आएगी 30 डेज में। और जो फेडरल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो कितने दिनों में फैसला करेगी 90 डेज में। और किन ग्राउंड्स के ऊपर फैसला करेगी ऑन रीजनेबल ग्राउंड। तो ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, की पॉइंट्स हाईलाइट कर लें कि इस तरह से एमसीक्यूज फिर याद रखे जा सकते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन हुज रिव्यू एप्लीकेशन हैज बीन रिफ्यूज एंड सब मे फाइल एन अपील टू हाई कोर्ट विद इन 30 डेज। फिर एक लिमिटेशन आ गई 30 डेज की, तो ये आप अपना हाईलाइट कर लें और टेबल भी बना लें, ठीक है। Proscription Review Committee. The federal government shall constitute a proscription review committee comprising 3 government officers, including a representative of the Ministry of Law and Justice, with the chairman of the committee being a person not below the rank of Joint Secretary to the federal government to decide within 30 days review application filed under 11C. अच्छा, अब फेडरल गवर्नमेंट वो रिव्यू एप्लीकेशन कैसे डिसाइड करेगी? एक तो 30 डेज में डिसाइड करेगी और उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो एक कमेटी बनाएगी, प्रोस्क्रिप्शन रिव्यू कमेटी, जिसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के 3 गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे, जिसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का बंदा होगा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ कमेटी बीइंग अ पर्सन नॉट बिलो द रैंक। फिर इसके अलावा एक जॉइंट सेक्रेटरी टू द फेडरल गवर्नमेंट होगा, जो कि क्या करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ, जो कि 30 दिनों में उस रिव्यू एप्लीकेशन का फैसला करेंगे। अब है ऑब्जर्वेशन ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, where the federal government has reasonable ground to believe that an organization is acting in a manner that it may be concerned in terrorism, the organization may kept under observation। देखिए ऊपर जो पढ़ा था हमने प्रोस्क्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन, वो तो उसमें बैन लगा दिया गया, वो उस पर क्या लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। लेकिन 11D ये कहता है बैन नहीं लगाया जा रहा, लेकिन उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी कि क्या ये वो वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है जो टेररिज्म की डेफिनेशन में आती हैं और जिसकी बुनियाद पे इसको कल अदम करार दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, देखें, एक है थर्ड शेड्यूल, एक है थर्ड शेड्यूल, ठीक है, और सॉरी, एक है फर्स्ट शेड्यूल। इसमें वो लोग आएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन आएंगी जिन पे क्या हो जाएगा, बैन लग जाएगा। क्या हो जाएगा, बैन लग जाएगा। जो कि सेकंड शेड्यूल में वो लोग आएंगे, सेकंड शेड्यूल में वो ऑर्गेनाइजेशन आएंगी जिनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, एक है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में वो लोग आएंगे, फोर्थ शेड्यूल में वो लोग आएंगे जो कि इंडिविजुअल्स आएंगे जिनको कलअदम करार दिया जाएगा, जिन पर पाबंदी लगाई जाएगी, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल कल हमने पढ़ा था कि वो जो ट्रीटीज हैं इंटरनेशनल, उसकी अगर वायलेशन करे तो वो भी टेररिज्म की डेफिनेशन में जो है वो आएगा। और एक रहता है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल किसके बारे में, शेड्यूल ऑफेंसेस के बारे में। अच्छा, अब ये शेड्यूल ऑफेंसेस क्या हैं, शेड्यूल ऑफेंसेस क्या हैं, देखिए मेरी बात सुने। हमने प्रियम्बल में ये पढ़ा था कि उसका मकसद टेररिज्म को रोकना है इस एक्ट का, प्लस हीनियस ऑफेंसेस जो हैं उनका स्पीडी ट्रायल करना। अब हीनियस ऑफेंस का ये हरगज मतलब नहीं है कि वो टेररिज्म की ही डेफिनेशन में आए। तो वो शेड्यूल जो दिया गया है, बेसिकली शेड्यूल 3 जो है वो क्या है, वो हीनियस ऑफेंसेस की एक लिस्ट है जो बेशक टेररिज्म की डेफिनेशन में आए या ना आए, लेकिन उनको ट्राई कौन करेगा, उनको ट्राई करेगा एंटी टेररिज्म कोर्ट, ठीक है। तो होप कि आपको इसकी समझ आ गई मेरी बात की। अब मैं आगे चलूँ।
अब ये आ गया ऑब्जर्वेशन, वेयर द फेडरल गवर्नमेंट रीजन टू बिलीव टू दैट इज एक्टिंग इन अ मैनर दैट इट मे कंसर्न टेरर, द ऑर्गेनाइजेशन मे kept under observation if the name of the organization is listed in the second schedule by the order of the federal government। ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट ने उसका नाम किस में डाल दिया, सेकंड शेड्यूल में। और सेकंड शेड्यूल क्या था, सेकंड जिसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, या वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इट ऑपरेट्स अंडर द सेम नेम एज ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल, या ये इस तंजीम का भी वही नाम है जिस तंजीम को यानी ये भी उसी नाम के साथ काम कर रही है जिस तंजीम को उन्होंने किस में डाला हुआ है, शेड्यूल 2 में रखा हुआ है, तो उसको फिर किस में रखा जाएगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है एन ऑर्गेनाइजेशन आर अ पर्सन एग्रीव बाय द ऑब्जर्वेशन ऑर्डर पास अंडर सबमिट मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन बिफोर द फेडरल गवर्नमेंट। इस तरह वो भी फेडरल गवर्नमेंट के सामने रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो कि 60 डेज में मैटर को डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, वे द फेडरल गवर्नमेंट मे फर्दर एक्सटेंड द पीरियड ऑब्जर्वेशन ओनली आफ्टर गिविंग ऑन। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट फर्दर जो है वो जो ऑब्जर्वेशन का पीरियड है उसको फर्दर क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, ईच ऑब्जर्वेशन शैल बी फॉर 6 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑब्जर्वेशन 6 मंथ की होगी, एंड मे बी एक्सटेंडेड बाय फेडरल ओनली आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। और उस ऑर्गेनाइजेशन को सुनने के बाद ही फेडरल गवर्नमेंट उसको फर्दर अंडर ऑब्जर्वेशन रखेगी। तो होप के आपको समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद 11 ये मेजर्स टू बी टेकन अगेंस्ट अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब जो एक कलअदम तंजीम है उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। वेयर एनी ऑर्गेनाइजेशन शैल बी प्रोस्क्राइब्ड amongst the measures to be taken by federal government its offices if any seal, अगर उसका कोई ऑफिस है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। ठीक है, all literature, posters, banners or printed electronic digital other media shall be seized। अब ये आप उसको उर्दू के साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपको उसका मतलब जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता आप रट्टा लगाएं, ये करें वो करें, आपने बस वहाँ अपने अल्फाज में लिख के आना है। ठीक है, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग और डिसेमिनेशन ऑफ एनी press statement, press conference or public utterance by or on behalf of or in support of the proscribed organization shall be prohibited। ठीक है, ये आ गया ना, कौन सा हम पढ़ रहे थे, 11 क्या पढ़ रहे थे, किसी भी कलअदम तंजीम की जानब से इसके मामले के तशरीह को प्रेस कानून या की नशर का ममनू करार देगी। ठीक है, ओहो ये ठीक है। अच्छा जी, अपॉन प्रोस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द ऑफिस बेयरर्स activists or other member of the association such are found continuing the activities of the proscribed organization in addition to any other action under the or any for the liability for which they may be liable, they shall not be issued any passport or allowed to travel abroad। उसके जो मेंबर्स हैं उनको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, उनको इजाज़त सफ़र करने की इजाज़त नहीं। नो बैंक और financial institution or any other entity providing financial support shall provide any loan facility or financial, उनको कोई financial support नहीं दी जाएगी। The armed licenses if already issued shall be deemed to have been cancelled and the same shall be deposited forthwith in the nearest police station, filling which such arms shall be confiscated and holder of the term shall be liable for the punishment provided under arms ordinance and no fresh license to such person for any kind of weapon shall be। तो अगर मसलन उसके लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे और वो जो आर्म्स हैं, असला जो है उसको नियर पुलिस स्टेशन में जमा करवाने का पाबंद होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर आर्म्स ऑर्डिनेंस 65 के तहत जो है वो उसको उसकी जो है वो सज़ा जो है वो मिलेगी। ठीक है, इसको बेशक आप डालें या ना डालें ऑफेंसेस में। ठीक है, अच्छा जी, The proscribed organization shall submit all accounts of its income
and expanded for its political and social welfare activities and disclose of all funding sources to competent authority designated by the federal government. फेडरल गवर्नमेंट जो जिसको कहेगी उसके सामने वो अपने अकाउंट्स वगैरह और इनकम उसको क्या करेंगे, पेश किया करेंगे। ठीक है। प्रोस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन, ऊपर था वो प्रोस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और अब है प्रोस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन। द फेडरल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट लिस्ट अ पर्सन एज अ प्रोस्क्राइब्ड पर्सन इन द फोर्थ शेड्यूल ऑन एन एक्सपर्ट इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट सच पर्सन इज कंसर्न्ड इन टेररिज्म, an activist, office bearer, or an associate of an organization kept under observation under Section 11D or proscribed under Section 11B। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये कहते हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट को ये शक हो कि ये बंदा जो है ये एक कल अदम तंजीम का जो है या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है ये उसका नुमाइंदा है, तो उसको वो कल अदम करार दे सकते हैं। इन एनी वे कंसर्न आर सस्पेक्टेड टू बी कंसर्न विद सच आर फैसिलिटेटेड विद एनी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन टेररिज्म सेक्टेरियन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एक्ट डायरेक्टिंग ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट, कि वो किसी भी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हो जो टेररिज्म में क्या है वो इन्वॉल्व है। ठीक है। अगर समझ ना आए तो उर्दू में इसको साथ मिला के पढ़ लें। अब है एक्सप्लेनेशन। द ओपिनियन कंसर्निंग रीजनेबल ग्राउंड टू बी बिलीव मे बी फॉर्म, ये तो हमने पढ़ लिया ना, वही वाला है कि रीजनेबल ग्राउंड उसने कैसे बनाना है। द ग्राउंड शैल बी, ये वो सारा प्रोसीजर वही है कि कैसे उसको वो कम्युनिकेट किए जाएंगे। फिर आगे क्या है, when a person name is listed in fourth schedule, the federal government, as the case may be, without prejudice to any other action which may lies against such person under the further time, may take following action and exercise following powers namely। अब किसी शख्स को कल अदम किए जाने से क्या मुराद है, यानी उसके अगेंस्ट फिर क्या क्या हो सकता है। अगर किसी शख्स का नाम फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया गया है तो फिर क्या होगा, namely requires such person to execute a bond with one or more surety to the satisfaction of the DPO in the territorial limits of which the said person ordinarily reside or carries on business for his good behavior and not to involve in any act or terror in any manner advance the objective of the organization referred to in for such period not exceeding 3 years in such manner as may be। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसका मेरे ख्याल CRPC का सेक्शन 55 है। ठीक है। तो उसको DPO क्या कह सकता है, उससे बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर जो है वो उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकता है। ठीक है। अब ये बहुत इजी है लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप लोग भी शायद समझते हैं कि सर को लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पढ़ाना चाहिए। ठीक है। प्रोवाइडेड एट वेयर ही फेल्स टू क्या है, मुझे बोला दो पानी। Provided that where he fails to execute the bond or cannot produce a surety or surety satisfies the DPO order him to be detained and produce him within 24 hours before the court, which shall order him to be detained in prison until he execute the bond or until a satisfactory surety or surety if required are available or failing that the terms under order क्लॉज A expires। ठीक है। तो वो श्योरिटी देगा तो बाहर आएगा या 3 साल पूरे करेगा। ठीक है। Further that where he is a minor, the bond executed by surety or surety only may be accepted। लेकिन अगर वो मसलन माइनर है तो फिर उसका जो गार्डियन है या जिसकी वो कस्टडी में है उसकी श्योरिटी आएगी कि ये कुछ गलत नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा जी, ऊपर था बॉन्ड भी दे सकता है वो। ठीक है। बॉन्ड और श्योरिटी, बॉन्ड तो ये ना कि वो अपनी अंडरटेकिंग देगा और श्योरिटी ये है कि वो बंदे की जमानत देगा कि भाई मैं इस चीज़ की जमानत देता हूँ, ये इस तरह नहीं करेगा। ठीक है। Require any such person to seek prior permission from the officer in charge of the police station of the concerned area before moving from his permanent place of residence for any period of time, and to keep him informed about the place he would be visiting and the person he would be meeting during the कि वो अगर किसी कहीं पे उसने जाना है, स्टे करना है, तो वो बताएगा, SHO को बताएगा और साथ में ये भी बताएगा कि मैंने किस मकसद के लिए जाना है, कितने दिन वहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे ठहरना है। ठीक है। फिर उस बंदे को रिक्वायर किया जा सकता है क्या, दैट इज़ मूवमेंट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी प्लेस और एरिया स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर, उसको किसी एक ख़ास हद तक
बाउंड्रीज में आपने देखा होगा, वो कहा कि फलां बंदे के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है ना, क्या मतलब, ठीक है, कि वो एक लिमिटेड हिस्से से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, या टू रिपोर्ट हिमसेल्फ एट सच टाइम एंड प्लेस या सच मेड एज, या उसको कहा जा सकता है इस वक्त इस जगह पे जाके रिपोर्ट करो, या उसको कहा जाता है कि टू कंप्लाई विद बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है, कि वो जो उसको डायरेक्शन दी जा रही हैं, ठीक है, वो उनको क्या करे, वो डायरेक्शंस को कंप्लाई विद करे, या दैट ही शैल नॉट रिजाइड विद इन एरियाज, या उसको कहा जा सकता है कि ये एरिया के अंदर तुमने नहीं आना या तुमने नहीं रहना। फिर उसको डायरेक्ट किया जा सकता है दैट ही शैल नॉट विजिट or go within surroundings specified in the order including any of the under mentioned places without the written permission of the officer in charge of police station within whose jurisdiction such place is situated। या ये कहा जा सकता है कि आपने, ठीक है, या ये कहा जा सकता है कि आपने जो है वो ये ख़ास जो जुरिडिक्शन है इसमें आपने इसको विजिट नहीं करना, या यहाँ पे आपने इसके इर्द गिर्द नहीं आना, ठीक है। या उसको कहा जा सकता है स्कूल, कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूट वेयर पर्सन अंडर 21 years of age और वुमेन आर गिवन एजुकेशन और अदर ट्रेनिंग और हाउस परमानेंटली और टेम्परेरी और हाउस परमानेंट, या जहाँ पे उसको कहा जा सकता है कि ये स्कूल, कॉलेजेस, ये वो या जहाँ पे 21 years के लोग जो हैं वो या औरतें जो पढ़ती हैं वहाँ पे आपने यह मतलब क्या है कि वो उनको गलत किस्म की तरगीब ना दे सके, ठीक है। या थ्रेड्स, सिनेमाज, फेयर्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, टी शॉप्स एंड अदर प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट और रिजॉर्ट की इन चीज़ों से वो क्या रहे, वो दूर रहे, ठीक है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन स्टेशन, रेडियो स्टेशन है उसको कि इन चीज़ों से, इन मकामात से तुम दूर रहो, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट पार्क एंड गार्डन एंड पब्लिक और प्राइवेट प्लेइंग फील्ड्स, ठीक है। द सीन ऑफ एनी पब्लिक मीटिंग और प्रोसेशन ऑफ एनी assemblage of the public whether in is enclosed place or otherwise in connection with the public event, festival or other celebrations। उसको कहा जा सकता है कि तुमने ये सेलिब्रेशन या ये पब्लिक मीटिंग्स हैं, जलसे जुलूस हैं, इससे तुमने क्या रहना है, दूर रहना है, ठीक है। फिर चेक एंड प्रूव द एसेट्स ऑफ सच पर्सन। अब वो जो बंदे को कलअदम किया गया है उसके एसेट्स चेक किए जा सकते हैं। और देर इमीडिएट फैमिली मेम्बर या में फैमिली मेम्बर के जिसमें पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, थ्रू पुलिस, ठीक है, पुलिस के ज़रिए किए जा, और एनी अदर government agency which shall exercise the power as are available to it under the relevant law for the purpose of investigation to ascertain whether assets and sources of income are legitimate and are being spent on lawful objective। बहुत easy है। provided that no order above shall be made operative for a period of more than 3 years। तो 3 साल से ज़्यादा का ऑर्डर जो है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एफ है मॉनिटर एंड कीप सर्विलियंस ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ सच पर्सन थ्रू पुलिस और अदर गवर्नमेंट एजेंसी और एनी पर्सन और अथॉरिटी डेजिग्नेटेड फॉर द पर्पस। तो उसको मॉनिटर किया जा सकता है, उसकी एक्टिविटीज़ को जो है उनके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। Where any person is aggrieved by the order of the federal government made under subsection may within 30 days of such order file वही वो रिव्यू के एप्लीकेशन पर, ठीक है। फिर उसका अगर उसकी रिव्यू का तो वो हाई कोर्ट में 30 डेज में अपील कर सकता है, वही जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। एनी पर्सन हु वायलेट्स एनी डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ द फेडरल बॉन्ड शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट। और अगर वो उसको वायलेट करता है तो फिर उसकी सजा है 3 साल। तो बच्चों आप 2 ऑफेंसेस ऐड कर लो। एक ये है कि वायलेशन बाय अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑब्जर्वेशन, या वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, या रिस्ट्रिक्शंस बाय अ पर्सन केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो ये 3 ऑफेंसेस आप बना लें तो उनकी पनिशमेंट भी आप उसमें जो है उनको क्या करें, लिख लें, ठीक है। उसके बाद है पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन सस्पेक्टेड पर्सन। द गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाइड दैट विद द व्यू टू प्रिवेंट एनी पर्सन
whose name is included in the list referred to section double E, it is necessary so to the may by order in writing direct to arrest and detention in such case and may be specified for such period as may be in the order and the government if settled that that for the force and reason it is necessary to so may extend from time to a period of such detention for a total period not exceeding 12 months. तो वो जो नज़रबंदी है जो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 मंथ के लिए कर सकती है. द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक शेल मुटेटस मुटेंडिस अप्लाई टू दी अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द पर्सन ऑर्डर अंडर ये यानी आर्टिकल 10 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वो एज इट इज़ अप्लाई करेगा अरेस्ट एंड डिटेंशन के यानी जो सेफ गार्ड्स आर्टिकल 10 में दिए गए हैं वो यहाँ पे भी पूरे करने होंगे. अच्छा उसके बाद है प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर इंक्वायरी. द गवर्नमेंट आर वेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 हैव बीन इन्वोक्ड the armed forces or civil armed forces as the case may be subject to specified general order of the government in this for a period not exceeding 3 months and after recording the issue order for the preventive detention of any person who has been concerned in any offence under this act relating to the security and defense of Pakistan or any part thereof or public order relating to target killing, kidnapping for ransom and extortion bhatta or the maintenance of supplies or services are against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been so concerned for the purpose of inquiry. देखें अगर किसी शख्स को शक की बुनियाद पे कि इसने शायद ये वाले ऑफेंस किए हों उसको जो है इंक्वायरी के मकसद के लिए उसको अंडर डिटेंशन रखा जा सकता है. Provided that the detention of such person including detention for further period after 3 months shall be subject to provision of article 10 of the constitution. और अगर वो 3 मंथ से ज़्यादा है तो फिर आर्टिकल 10 के तहत जो सेफ गार्ड हैं वो उसको मुहैया किए जाएंगे. ठीक है. Subsection 2 है the inquiry under section may be conducted by a police officer not below the rank of superintendent of the police. अब इसको हाईलाइट कर लें कि कौन कर सकता है. ठीक है. or through a joint interrogation team या JIT to be notified by the government comprising a police officer not below the rank of the superintendent of police and officer of other investigation agency and the power of the inquiry officer will be vested as per section 5 of Federal Investigation Agency Act 1974. तो वो जो है वो इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम SP करेगा या फिर JIT करेगी जिसमें ये लोग होंगे. Provided that where the detention order has been issued by the armed forces or civil armed forces under the inquiry shall be conducted by the JIT comprising member of armed forces, civil armed forces as the case may be, intelligence agency and other law enforcement agency including a police officer not below the rank of superintendent. ठीक है. लेकिन अगर डिटेंशन आर्म फोर्सेज ने किया तो फिर JIT के ये मेंबर होंगे. The provision of subsection 1 shall remain in force for such period as may be notified by the government from time to, provided that such period shall not exceed 2 years from the commencement of Anti-Terrorism Act. ठीक है कि एंटी टेररिज्म एक्ट अमेंडमेंट 2014 से ये 2 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा. द डिटेनू shall be produced in camera before the presiding officer of the court or in absence before the district and session judge or the appointed under the Sharia Nizam Adal regulations or within 24 hours. ठीक है. वो जो अब अरेस्ट किया डिटेन किया गया बंदा उसको पेश किया जाएगा इन for and before presiding of the court if and when any extension period of detention is required. जब पीरियड को डिटेंशन पीरियड को एक्सटेंड करवाने की ज़रूरत होगी तो उसको कंसर्न मजिस्ट्रेट या सेशन जज के पास जो है वो क्या किया जाएगा पेश किया जाएगा. ठीक है. अच्छा. During the inquiry, the concerned police officer not below the rank of superintendent of police or equivalent officer of the law enforcement agencies or the member of joint as the case may be shall have all the power relating to the search, arrest or personal seizure of property and other relevant material connected with the commission and shall have all the power as a police officer as a relation investigation of them under the court for any. लोग वो कह रहे हैं कि वो JIT के पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट द डिटेनू शैल बी
shall be kept in a detention center so notified by the government, उसको एक notified detention center में रखा जाएगा, and the presiding officer of the court or the magistrate as the case may be referenced shall have authority to inspect the detention center to ensure that the custody is in accordance with the law for the time being enforced. Any person detained under section shall be provided facility of medical checkup as may be prescribed by the rules. अच्छा, उसके बाद है प्रोहिबिशन ऑन डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस और द जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एज द केस may be has sufficient evidence to believe that any property which is subject matter of the inquiry is likely to be removed, transferred, or otherwise disposed of before an order of the appropriate authority if a seizure is obtained, such officer or the team may be in order in writing direct the owner and any person who is for the time being in possession thereof not to remove, transfer, or otherwise dispose of such property in any manner except with the previous permission of such officer or the team as the case may be, and such orders shall be subject to any order made by the court having jurisdiction in the matter. कि अगर उनको लगे कि ये प्रॉपर्टी आगे पीछे करने लगा तो वो उसको स्टे कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट कर सकते हैं. एनी कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सब्जेक्ट शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और बोथ. अब आप यहाँ पे लिखिए फॉर वायलेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, और उसकी भी पनिशमेंट, ये भी एक ऑफेंस जो है इसको क्या करने आप शामिल कर लें. ठीक है. 11F है, वो कहता है मेंबरशिप सपोर्ट एंड मीटिंग रिलेटिंग टू द प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन. अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस इफ ही बिलोंग्स और प्रोफेसेस टू बिलोंग टू अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो किसी कलअदम तंजीम से एफिलिएशन भी रखेगा या उसको यानी उसको उसको फॉलो करेगा तो वो भी एक गिल्टी होगा एक ऑफेंस का. अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दैट शैल बी लायबल ऑन कन्विक्शन फॉर टर्म नॉट, उसको 6 माह की सजा दी जा सकती है. ठीक है. तो अ पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस इफ ही सोलिसिट और इनवाइट सपोर्ट फॉर अ प्रोस्क्राइब एंड द, और अगर कोई उसको सपोर्ट करता है या उसकी वकालत करता है किसकी प्रोस्क्राइब इज नॉट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी, या उसको सपोर्ट करता है तो उस सूरत में वो भी क्या होगा, ऑफेंस होगा. या अरेंज मैनेजेस और असिस्ट इन मैनेजिंग और ड्रेसिंग, अब इसको भी आप ऑफेंसेस में शामिल कर लीजिएगा. इन मैनेजिंग और ड्रेसिंग ए मीटिंग, या कोई मीटिंग करने में उसकी जो है वो मदद करता है. ठीक है. यहाँ टू सपोर्ट अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, या उसको किसी किस्म की सपोर्ट करता है. टू फर्दर द एक्टिविटीज ऑफ, या उसकी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाता है. टू बी एड्रेस बाय अ पर्सन हु बिलोंग्स और प्रोफेसेस टू बिलोंग टू प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. या उसका राब्ता है किसी एक शख्स का जिसका तल्लक है किससे, उसका लदम तंजीम के साथ. ठीक है. तो वो भी एक ऑफेंस होगा. अ पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंसेस इफ ही एड्रेसेस ए मीटिंग और डिलीवर अ sermon to a religious gathering by any means, whether verbal, written, electronic, digital, other, and the purpose of his address or a sermon is to encourage support for a proscribed organization or further its activities. या वो शख्स जो है वो क्या करता है कि वो किसी मीटिंग में उस कलअदम तंजीम को वो है सपोर्ट करता है तो वो भी क्या होगा, एक ऑफेंस होगा. अ पर्सन commits an offense if he solicits, collects or raises money or other property for, अगर कोई किसी की कलअदम तंजीम के लिए चंदा इकट्ठा करता है तो वो भी ऑफेंस है. A person guilty of offense under subsection 3(4) shall be liable on conviction for to a term imprisonment not less than 1 year and not more than 5 years. तो 1 से लेकर 5 साल तक है. तो इसको भी बच्चों अपने ऑफेंसेस में जो है वो आप जो है वो इनको, ये जो हमने चीज़ें देखी इनको आप अपनी उस लिस्ट में क्या कर लें, शामिल कर लें. ठीक है. यूनिफॉर्म. A person commits an offense if he wears, carries or displays any article, symbol or any flag or banner connected with or associated with any proscribed organization. ठीक है. यानी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो किसी भी तरीके से उसको फॉलो करता है, उसका बैनर लगाता है. ठीक है. उसका आर्टिकल लगाता है, उसका झंडा लगाता है तो वो भी ऑफेंस है. या कैरीज, वियर्स
or display any uniform item of clothing or dress in such a way or in such as to arouse reasonable suspicion that he is a member of supporter of a process, या वो ऐसे कपड़े पहनता है जिससे ये लगे कि ये उसका सपोर्टर है. A person who commits an offence under section shall be liable to imprison for a term which may extend to 5 years. तो इसको आप ये कर लें कि कहें वायलेशन या support of the proscribed organization in the form of uniform, और नीचे उसको जो है वो एक्सप्लेन करके उसकी पनिशमेंट लिख रहे हैं. उसके बाद 11H है फंड रेसिंग. A person commits an offence if he invites another to provide money or other property. वो दूसरे को कहता है जी पैसे दो या दूसरी प्रॉपर्टी, intend that it should be used or has reasonable cause to swear that it may be used for the purpose of terrorism. ठीक है, या वो इस मकसद के लिए जो है वो क्या कहता है कि ये उनके लिए और बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड इन टेररिज्म. ठीक है, या तो वो किसी को इनवाइट करता है कि वो पैसे दे, या वो ये इस चीज़ का इजहार करता है कि ये पैसे जो है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होंगे. ठीक है, अब पर्सन कमेंट. तो अब फिर उसके बाद फिर ये ऑफेंस है ही रिसीव मनी और अदर, जो वो पैसे वसूल कर रहा है, ये प्रॉपर्टी एंड इंटेंट, और उसकी नीयत ये है कि इट शुड बी यूज और हैज रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट इट मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ टेररिज्म और बाय अ टेररिस्ट और कंसर्न इन द टेररिज्म, या ये इस्तेमाल की जाए किसकी तरफ से, एक टेररिस्ट इसको इस्तेमाल करेगा, इस इंटेंशन के साथ वो पैसे लेता है, तो वो भी ऑफेंस है. अ पर्सन कमिट एन ऑफेंस इफ ही प्रोवाइड मनी और अदर प्रॉपर्टी एंड knows or has reasonable that it will or may be used for the purpose, या कोई ये जानते बूझते हुए चंदा देता है कि ये किसी कलदम तंजीम के लिए, तो वो भी एक ऑफेंस है. इन दिस सेक्शन a reference to provision of money or other property, a reference to its being given, lent or otherwise made available whether or not for consideration. वो कहता है ऊपर जो पैसे लेन देन की बात है ना, उसमें कोई भी शक्ल हो सकती है लेन देन की, उधारे लेना देना या किसी और टर्म्स एंड कंडीशन के, कोई प्रॉपर्टी लीज पे दे देना, किराए पे दे देना, वो सारा उसके अंदर आएगा. ठीक है, अब है यूज एंड पोजेशन. अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस इफ ही यूजेस मनी और अदर प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ टेररिज्म or he possesses money or other property and intend that it to be used for or has reasonable cause so that it may be used for the purpose of terrorism. कि एक शख्स जो है वो जानते बूझते हुए भी अगर वो कोई मनी का इस्तेमाल करता है या कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखता है और उसका मकसद ये है कि वो उसको सपोर्ट करना टेररिज्म को, तो वो भी एक ऑफेंस है. ठीक है, आगे है फंडिंग अरेंजमेंट्स. अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस if he enter into or become concerned in an arrangement as a result of which money or other property is made available or is to be made available to another. ठीक है, जैसे किसी बैंक का कोई बंदा जो है वो किसी को सपोर्ट करे, या हैज रीजनेबल कॉज टू से दैट इट विल और मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ टेररिज्म, और उसको इस चीज़ का इल्म भी हो कि ये जो मैं अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ ये मनी उस तक पहुँचने के लिए या प्रॉपर्टी पहुँचने के लिए ये टेररिज्म में इस्तेमाल होंगी. ठीक है, any person in Pakistan or a Pakistani national outside Pakistan shall commit an offence under the if he knowingly or willfully make money or other property or services available directly and indirectly, wholly or jointly for the benefit of a proscribed organization for proscribed person. ठीक है, तो कोई भी बंदा पाकिस्तान में या पाकिस्तान नेशनल आउट होगा वो ऑफेंस करेगा अगर वो जानते भूलते हुए पैसे दे या भेजे. ठीक है, किसको, एक ऑर्गेनाइजेशन कलदम तंजीम के को सपोर्ट करने के लिए. उसके बाद है मनी लॉन्ड्रिंग. A person commits an offence if he enter into or become concerned in any arrangement which facilitate the retention or control by or on behalf of another person of terrorist property by concealment, by removal from the jurisdiction, by transfer to nominee in any other way. ठीक है, तो वो क्या कहता है कि या वो प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा या वो उसको उस कोर्ट की जुरिडिक्शन से रिमूव कर देता है प्रॉपर्टी को. ठीक है, या वो क्या कहता है
टेररिस्ट प्रॉपर्टी को क्या करता है कि बेनामी लोगों के नाम कर देता है या किसी और तरीके से उसको आगे पीछे करता है। इट इज़ द डिफेंस ऑफ अ पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, टू प्रूव दैट ही डिड नॉट नो एंड हैड नो रीजन कॉज टू सस्पेक्ट दैट द अरेंजमेंट रिलेटेड टू टेररिस्ट प्रॉपर्टी। अब जिस बंदे के नाम वो प्रॉपर्टी लगी है वो ये डिफेंस ले सकता है कि मुझे ये इल्म नहीं था कि ये प्रॉपर्टी जो है वो टेररिज्म से रिलेटेड है। 11 and disclosure of information where a person believe or suspect that another person has committed an offence under this act and basis his belief or suspicion on information which comes to his attention in his course or trade, profession, business or employment, he commits an if he does not disclose to the police officer as is reasonably practical। यानी उसको पता है कि ये टेररिस्ट है लेकिन वो फिर भी वो नहीं बताता कंपिटेंट अथॉरिटी को, वो एक ऑफेंस है। इट इज़ ए डिफेंस पर्सन चार्ज विद ऑफेंस, लेकिन वो ये डिफेंस ले सकता है कि मुझे नहीं पता था कि ये बंदा टेररिस्ट है, ठीक है। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट सब्सटेंस डज नॉट रिक्वायर डिस्क्लोजर बाय अ प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन व्हिच ही ऑब्टेन इन प्रिविलेज सर्कमस्टांसेस, लेकिन जो वकील है वो पाबंद नहीं है कि वो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे। A person may disclose to a police officer a suspicion or belief that any money or other property are derived from terrorist property। को बंदा पुलिस को बता सकता है कि ये प्रॉपर्टी एक टेररिस्ट की है। एनी मैटर ऑन विच सस्पिशन इज बेस्ड, या कोई ऐसा मैटर जो कि जिसको शक की निगाह से देखा जा सकता हो। सबसेक्शन 3 शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इम्पोज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स। वो कह रहा है कि जो सबसेक्शन 3 है उस पर कोई दूसरा लॉ है कि जी वो नहीं डिस्क्लोज की जा सकती इंफॉर्मेशन, वो काबिल अमल नहीं होगा। यानी सबसेक्शन 3 जो है वो प्रिवेल करेगा और वो आदमी पाबंद होगा कि वो पुलिस को बताए। फ़र्ज़ करें एक बैंक मैनेजर है तो वो सबसेक्शन 3 के तहत पाबंद है, चाहे उसका अपना लॉ उसको डिस्क्लोज करने से रोकता हो। Cooperation with the police. A person does not commit an offence under section 11H to 11K if he is acting with the express consent of the police officer not below the rank of the deputy superintendent। अच्छा बच्चों, एक ऑप्शन लगाओ ना, not below the rank of, not below the rank, ठीक है। अब ये 13 जगह पे आया है तो इसका आप एक टेबल बना लो, ठीक है, तो वो आपको उसका बड़ा फायदा होगा टेबल बनाने का, ठीक है। नॉट बिलो द रैंक, ठीक है, तो वो डिप्टी सुप्रीडेंट होगा अगर वो पर्सन डज नॉट कमिट एन ऑफेंस अंडर सैलरी इफ ही इज एक्टिंग विद द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी सुप्रीडेंटेंट एंड सब्जेक्ट टू। अच्छा, 11 में ये है ना कि पुलिस ने ही अपना बंदा छोड़ा हुआ है ताकि कोई बंदा जाए दूसरे बंदे से मिले, उससे राज ले और पता चले कि वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो वो कह रहा है कि ये जो ऊपर बताई हैं चीज़ें, वो अगर एक बंदा जो है वो पुलिस की इजाज़त के साथ वो वाली एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा। अ पर्सन डज नॉट कमिट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 11 इफ ही इज एक्टिंग with express consent of a police officer not below the rank of a deputy superintendent, ठीक है। Subject to the under the a person does not commit an offence under section 11 by involvement in a transaction relating to money or property if it discloses to a police officer his suspicion or belief that the money or other property is terrorist property, the information on which his suspicion or belief is based, या वो बंदा खुद से पुलिस को बता देता है कि ये प्रॉपर्टी जो है ना ये टेररिस्ट की है, तो फिर उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। अंडर सब सेक्शन 2 विद दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली वेयर अ पर्सन मेक्स अ डिस्क्लोजर, ठीक है। अब सब सेक्शन 2 जो है ये सिर्फ वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे एक बंदा डिस्क्लोजर करता है, कहाँ पे, आफ्टर ही बिकम्स कंसर्न इन द ट्रांजैक्शन कंसर्न ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, ठीक है, कि जब वो खुद इन्वॉल्व हो जाए या वो खुद से बता दे, ठीक है, एज सुन एज रीजनेबल प्रैक्टिसेबल, या जो भी उसके लिए पॉसिबल हो। यानी वो ये बता रहा है, ये नहीं है कि वो जब देखे कि अब मैं ट्रैप होने लगा हूँ तो वो अपना बताए, वो फौरन बताए जो ही उसको पता चले कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है।
ये सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि ये जो सबसेक्शन 2 है कि वो खुद से आके सरेंडर कर दे और बता दे कि जी ये टेररिस्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो कह रहा है कि उसके लिए ये है कि जो ही वो उस मामले में इन्वॉल्व हो और उसको पता चले और वो खुद ब खुद आके बताए, और जो ही उसके लिए पॉसिबल हो वो आके बताए। ये नहीं है कि जब उसको पता लगे कि अब मैं पकड़ा जाने लगा हूँ तो वो आके बताया जी कि ये प्रॉपर्टी टेररिस्ट की है या उसकी है, ठीक है। Under this does not apply to a person if a police officer forbids his to continue his involvement in the transaction or arrangement to which the disclosure relates. He he continue his involvement, ठीक है। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि वो जो सब सेक्शन 2 है कि एक बंदा खुद आके बता रहा है कि जनाब ये टेररिस्ट की प्रॉपर्टी है, वो उस वक्त उसको छूट नहीं मिलेगी अगर उसके बताने से पहले पुलिस ऑफिसर ने उसको मना किया है कि भाई तुम इसमें इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट से दूर रहो, लेकिन वो फिर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो ये सहारा नहीं ले सकता कि जनाब मैंने ही तो बताया ये टेररिस्ट की प्रॉपर्टी है। It is a defense for a person charged with under section to prove that he intend to make a disclosure कि वो तो जा रहा था खुद ही बताने के लिए, एंड देयर इज रीजन सो फार इज फेलियर टू डू सो। या ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो बर वक्त जो है वो पुलिस को नहीं बता सका कि ये टेररिस्ट की प्रॉपर्टी है। बच्चों मैंने थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ाया है, लेकिन अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उर्दू में उसको साथ में ला के पढ़े, ठीक है। Punishment under section 11H to 11 के any person who commits an offence under section 11H to 11 shall be punished on conviction with imprisonment for a term not less than 5 years and not exceeding 10 years and with fine। अब वो ऊपर वाले जो offences थे उनकी सजा यहाँ पे दी हुई है। अब 11 OS seizure, freeze and detention on proscription made under section 11B or the case may be 11EE। The money or other property owned or controlled wholly or partly directed by the proscribed person shall be frozen or seized as the case may be, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी मनी या प्रॉपर्टी होगी उसको क्या किया जाएगा, जाहिर बात है अगर वो कोई बैंक अकाउंट है तो वो फ्रीज होगा, और अगर कोई प्रॉपर्टी है कोई गाड़ी शारी है तो वो क्या होगी, वो फिजिकली कस्टडी में ली जाएगी, वो सीज होगी, ठीक है। और ये सीजर और फ्रोजन वाला काम कौन करता है, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है, और जो फोर फीचर है वो कोर्ट करता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है जी, द मनी और अदर प्रॉपर्टी ड्राइव्ड आर जनरेटेड फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी रेफरेंस शैल बी फ्रोजन और सीज्ड एज द केस में। या वो मनी या प्रॉपर्टी जो उस प्रॉपर्टी से की गई है जनरेट, जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है, उसको भी फ्रीज या सीज किया जा सकता है। नो पर्सन शैल ट्रांसफर कन्वर्ट डिस्पोज ऑफ और रिमूव सच मनी और विद इफेक्ट फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन। कलअदम होने के बाद कोई बंदा उस प्रॉपर्टी को आगे पीछे नहीं करेगा कन्वर्ट विद इन 48 आवर्स ऑफ एनी, ये अब हाईलाइट कर लें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, of freeze or seizure, the person carrying out the freeze or seizure shall submit a report containing detail of property and person affected by the freeze or seize to such officer of the federal MAB, जो जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहेगी उसको वो रिपोर्ट करेगा। Any person who violate any provision of this subsection shall be liable to penalty of fine not exceeding 10 million rupees। इसको भी हाईलाइट कीजिए कि जो शख्स जो है वो सबसेक्शन 1 को वायलेट करेगा, ठीक है, ठीक है। कि वो प्रॉपर्टी आगे पीछे करेगा, कन्वर्ट करेगा, तो या वो कन्वर्ट करेगा तो उस सूरत में क्या होगा कि उसको सज़ा मिलेगी किस चीज़ की, 10 मिलियन तक उसको जो है वो फाइन हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सब सेक्शन 3 है, if a legal person violates any provision of the such person shall be liable to penalty of fine not exceeding 10 million rupees and every director officer or employee of such person found guilty of the shall be। और अगर वो कंपनी है और वो वायलेट करती है तो उस सूरत में उसका जो 10 मिलियन तक उसको फाइन होगा, और उसका डायरेक्टर या एम्प्लॉय जो होगा जो उसकी वायलेशन में होगा उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अच्छा, on an application made by an affected person, the federal government shall inquire into the ownership and control of any money or other
property that has been frozen or seized, and if it is that the money or other property has been inadvertently frozen, and the same shall be ordered to be released immediately. और वो बंदा एप्लीकेशन दे सकता है फेडरल गवर्नमेंट को, जो इंक्वायरी के बाद उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, रिलीज कर सकती है. No prosecution suit or other proceedings shall lie against the government or any other person complying or purporting with for anything done in good faith to effect seize or seizure. अब जो उसको फ्रीज या सीज कर रहा है उसके अगेंस्ट कोई पेनल्टी नहीं होगी, बशर्ते कि वो इन गुड फेथ कर रहा हो. 1100 access to services, money or other property. The federal government may permit a person to make available to a prescribed organization of or such services, money or other property as may be prescribed. वो गवर्नमेंट तय कर सकती है कि ये मनी, ये सर्विसेज, ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी कलदम बंदे को या तंजीम को, इंक्लूडिंग सच मनी एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर meeting necessary medical and education expenses for subsistence allowance, and such person shall not be liable for any offence under this on account of premium of prescribed services, money or other property. और वो उसका जवाबदेह भी नहीं होगा जो वो प्रॉपर्टी. On an application, my president or president, the federal government may authorize the organ to person to access such money or other property or avail such services as may be. और वो आदमी भी एप्लीकेशन दे सकता है फेडरल गवर्नमेंट को कि मुझे ये फैसिलिटी जो है उसकी इजाज़त दी जाए. Application by investigation officer to court. An investigation officer may apply to court for an order under this section for attachment of a terrorist property. वो टेररिस्ट की प्रॉपर्टी को अटैच करने का कह सकता है. एंड ऑर्डर प्रोवाइड फॉर अटैचमेंट ऑफ टेररिस्ट प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड स्पेसिफिक ऑर्डर और पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, तो वो ऑर्डर के अंदर लिखा जाएगा कितने अरसे के लिए होगा या जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती. फिर वो ऑर्डर जो होगा वो रिक्वायर नोटिस टू बी गिवन टू द पर्सन फ्रॉम होम सच प्रॉपर्टी वाज अटैच्ड एंड टू एनी अदर पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय एनी स्पेसिफाइड इन दिस ऑर्डर. ठीक है, फिर उस ऑर्डर में ये भी होगा कि नोटिस दिया जाए उस बंदे को जिससे ये प्रॉपर्टी अटैच होनी है और वो आदमी जो उससे अफेक्ट होगा. ठीक है, यानी जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है और जो उससे अफेक्ट हो रहा है उसको नोटिस देने के बाद अटैच करना है. ठीक है, एंड एनी कैश अटैच शैल बी हेल्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस सो एंटर्ड शैल बी एडेड टू इट ऑन इट्स रिलीज आर फॉरफीचर. अच्छा, वो जो पैसे अटैच किए जाएंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जमा करवाया जाएगा. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद और फिर जब वो रिलीज़ हो जाएंगे, जब बाद में वो पैसे जो हैं जब उनका फैसला होगा, ठीक है, कि वो रिलीज़ या फोरफीट होना है, तो फिर उसका प्रॉफिट लॉस जो है वो साथ में कंसीडर किया जाएगा. 11 क्यू है फोरफीचर. द कोर्ट बाय और बिफोर विच अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर एनी ऑफ द मे मेक अ फोरफीचर ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन. मैंने कहा था ना कि कोर्ट ऑर्डर करती है फोरफीट का. ठीक है, where a person is convicted of an offence under section 11HA, the court may order the forfeiture of any of the money or other property which at the time of offence he had in his possession or under his control, which at the time he intended should be used or had reasonable cause to suspect might be used for purpose of terrorism. यानी अब वो जो प्रॉपर्टी अटैच की थी उसको कोर्ट क्या कर सकता है, 11Q के तहत फोरफीट कर सकती है अगर ये चीज़ साबित हो जाए कि वो जो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में थी उसका मकसद ये था कि वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो. Where a person has been convicted under section 11H3, the court may order the forfeit of any money or other property. कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को फोरफीट का कह सकती है. कब? विच एट द टाइम हैड इन हिज पोजेशन, जो उसके पोजेशन में थी या कंट्रोल में थी. विच ही नो अ रीजनेबल कॉस्ट वुड और माइट बी यूज, और उसको इल्म था कि ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होगी. ठीक है, वे पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर 11J, द कोर्ट में ऑर्डर द फोरफीट ऑफ द मनी ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द अरेंजमेंट इज क्वेश्चन रिलेटेड. ठीक है, जिसके लिए वो अरेंजमेंट बना रहा था. which at the time of offence he know a reasonable cause to suspect would be might be used for the purpose of, और उसको ये भी पता था कि ये जो मैं प्रॉपर्टी या जो भी मैं मनी दे रहा हूँ ये बेसिकली टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होगी, तो वो भी क्या हो जाएगी, फोरफीट हो जाएगी, उसको सजा मिलेगी बंदे को.
Where a person is convicted of an offence under section 11K, the court may order the forfeit of money or other property to which the arrangement in question relate. Where a person is convicted of offence under any, अब ये 11K के साथ मिला के पढ़े ना आपको वाजे हो जाएगा. Where a person is convicted of an offence under any of the section 11H to 11K, the court may order forfeiture of any money or other property which wholly or partly and directly or indirectly is received by any person as a payment or other reward in connection with the commission of the offence. ठीक है, जब एक शख्स को 11H to 11K के तहत सजा दी गई है तो वो बंदा वो प्रॉपर्टी जो कि किसी दूसरी पार्टी ने रिसीव की है एज ए पेमेंट, वो भी क्या हो जाएगी, फोरफिट हो जाएगी. A person other than an accused claiming the ownership or interest in any property as asset suspected to be terrorist property may within a period of 15 days of seizing of control of taking in possession or control of such property as the case may be or within such extended period as the court may for reason to be recorded allow file his claim before the court after giving notice to prosecution and hearing the party shall decide the claim. तो वो बंदा जिसकी प्रॉपर्टी फ्रीज या हुई है, सीज हुई है, वो कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है और प्रोसिक्यूशन को नोटिस देने के बाद कोर्ट उसका क्या करेगा, फैसला करेगा. ठीक है. Evidentiary standard for forfeit. The court may pass an order for forfeit under section 11Q upon conviction and only if satisfied on reasonable ground that the money or other property is a terrorist property and before so doing must give an opportunity to heard by the person who is not a party to the proceeding, जो कि proceeding का हिस्सा नहीं था उसको सुनना है. Who claims to be the owner of the otherwise interested in any of the money other ये forfeited under the, जहाँ वो आदमी जो कि क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी जाती है या उसका उसमें इंटरेस्ट है. An order may be made under 11Q whether or not proceeding are brought against all the person for offence with in which the money or other property is connected. ठीक है. और एक ऑर्डर 11Q के तहत ये भी बनाया जा सकता है कि जो वो प्रोसीडिंग होगी forfeit are brought against all the person for offence with which the money or other property is connected, कि कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि किस बंदे के अगेंस्ट जो है 11Q के तहत कार्रवाई करनी है और किसके अगेंस्ट नहीं करनी. Appeal against forfeit order. Any party to the proceeding to which forfeit order is made under 11 may appeal to High Court against such order, and appeal must be brought before the end of the period of 30 days beginning with the date on which the forfeit order was made. Deposit of money or other property in a fund. Any money or other property to which a forfeit order under section 11 or applies along with any additional return, profit and loss accrued shall be deposited into a special fund to be notified by the federal government. कि कोई भी मनी या जो प्रॉपर्टी है जो कि फोरफिट हो गई है अंडर सेक्शन 11R और S, ठीक है, तो उसको कहाँ पे डिपॉजिट करवाया जाएगा, स्पेशल फंड टू बी नोटिफाइड, कि जो स्पेशल फंड नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट उस अकाउंट के अंदर उसको क्या करवाया जाएगा, जमा करवाया जाएगा. और वो स्पेशल फंड में कब उसको करवाया जाएगा जमा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड विद इन विच एन अपील अगेंस्ट फोरफिट ऑर्डर. जब वो एक्सपायरी का टाइम अपील का गुजर जाएगा फिर उसको जमा करवाया जाएगा. वेयर एन अपील ब्रॉट हैज बीन, जहाँ जब वो अपील खारिज हो जाएगी फिर. Any fund constituted by the federal government under subsection may also be used to compensate victim of the acts of terrorism or in the case of deceased victim their dependents. तो ये जो फंड्स होंगे जिसमें फोरफिटेड प्रॉपर्टीज का वो यानी मनी जमा होगी उसको फिर कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, विक्टिम को या जो मर गए हैं उनके डिपेंडेंट्स को कंपनसेट करने के लिए. द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय रूल मेड एंड प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ मनी और प्रॉपर्टी फोरफिटेड अंडर. फेडरल गवर्नमेंट उसके रूल बनाएगी कि वो कैसे चलेगा. 11 यू है डी प्रिस्क्रिप्शन. द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट any remove any organization or person from the first schedule or fourth schedule as the case may be
on the basis that no reasonable ground for prescription exists. After 3 years of the disposal of the appeal, if any, or where no appeal was filed from the date of order of prescription or from the date of any refusal and application of the prescription, the federal government shall conduct review of the prescription to determine whether any prescription may be cancelled on the basis of provided under subsection 1. तो फिर जब अपील का टाइम गुजर जाएगा या ठीक है या वो जब वो एप्लीकेशन ही नहीं देगा डी प्रिस्क्रिप्शन का, तो उसके बाद वो फेडरल गवर्नमेंट ये फैसला करेगी कि क्या उसको कैंसिल ही कर दिया जाए उस तंजीम को प्रिस्क्रिप्शन मे बी कैंसल सॉरी। तो फेडरल गवर्नमेंट आफ्टर 3 ऑफ डिस्पोजल ऑफ द अपील, जब 3 साल गुजर चुके हैं अपील को फैनी और वे नो अपील इज फाइल्ड या जब कोई अपील नहीं की गई फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से 3 साल बाद या उसके बाद जो है वो कोर्ट फेडरल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि क्या अब वो जो पाबंदी है उसको कैंसिल करना है। until a prescription is cancelled, any money or other property frozen on account of it shall remain frozen or seized, जब तक वो जो पाबंदी ख़त्म नहीं हो जाती, जो प्रॉपर्टी फ्रीज होगी सीज होगी वो वैसे ही रहेगी। On cancellation of the prescription, any money or other property that has been frozen seized shall be released, जो प्रॉपर्टी फ्रोजन या सीज की थी उसको रिलीज कर दिया जाएगा। 11B है डायरेक्टिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज। ठीक है, अ पर्सन commits an offence if he direct at any level while resident in Pakistan or abroad activities of any organization concerned with the preparation, instigation or commission of act of terrorism। कि कोई भी बंदा जो है वो क्या करता है अगर कि वो टेररिस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, चाहे पाकिस्तान या उसके बाहर, तो वो एक ऑफेंस है। डायरेक्ट फ्रॉम विद इन द कंट्री और अब्रॉड एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द कमीशन और प्रेपरेशन और इंस्टिगेशन, या वो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किससे रिलेटेड हैं, इनडायरेक्टली रिलेटेड, ऊपर डायरेक्टली रिलेटेड है, नीचे इनडायरेक्टली रिलेटेड है विद द कमीशन प्रेपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। Any person guilty of offence under shall be liable on conviction of to imprisonment for life and forfeiture or confiscation of his assets within or outside Pakistan। तो उसकी सजा जो है वो imprisonment for life है। ठीक है, उसके बाद 11W है printing, publishing, disseminating any material to incite hatred or giving projection to any person convicted for a terrorist act or any proscribed organization or placed under the observation or any concerning terrorism। A person commit an offence if he prints, publishes or disseminates any material whether by audio or video, cassettes or any form of data storage devices, FM radio station, or by any visible sign or by written, photographic, electronic, digital, wall chalking or any method or means of communication which glorifies terrorist or terrorist activities or incites religious, sectarian or ethnic hatred or given projection to any person convicted for a terrorist act or any organization terrorism proscribed or an organization placed under ऑब्जर्वेशन। जो मीडिया की तशहीर सोशल मीडिया या मीडिया के ज़रिए जो है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कन्विक्टेड ऑर्गेनाइजेशन या किसी टेररिस्ट को, तो वो एक ऑफेंस है। प्रोवाइडेड दैट अ फैक्चुअल न्यूज़ रिपोर्ट मेड इन गुड फेथ शैल नॉट बी, लेकिन अगर गुड फेथ में कोई न्यूज़ दी गई है तो वो इसमें शामिल नहीं होगी। एनी पर्सन गिल्टी ऑफ अंडर शैल बी पनिश ऑन कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर, तो इसकी 5 साल सजा है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग सिविल कमोशन। ठीक है, अच्छा सिविल कमोशन क्या है, वो जैसे वो जत्था बन के, तो एकदम जो जैसे हमने वो पढ़ा था ना, राइटिंग पढ़ा था उधर फ्री एंड राइटिंग, तो उसका है कि मिल के वो जो है वो एक खौफ या टेरर जो है वो क्रिएट करना। A person commits an offence if he makes an call for action or shut down imposed through the use of threat or force resulting in damage or destruction of property or injury to person to intimidate citizen and prevent them from carrying out their lawful trade or business activities।
ठीक है। अ पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस under subsection 1 shall on conviction be punished with imprisonment for term not less than 5 years and more than 10 years। तो इसकी सजा है 5 से 10 साल। and shall pay compensation as may be determined by court from the funds of to which he belongs to or from his own personal resources or asset for the hurt or damage or destruction caused as a result of commission ऑफ द ऑफेंस अंडर द, और वो उसके इस तरह से करने से जो नुकसान हुआ है वो उससे जो है वो क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। अ पर्सन कमिटिंग एंड इफ ही एड्रेसेस अ मीटिंग और गैदरिंग और डिलीवर्स a summons to a religious gathering by any means, whether verbal, written, electronic, digital, or other, to incite religious, sectarian, or ethnic hatred and contempt, and shall on conviction be punished with imprisonment not less than 5 years and not more than 10 years। और एक ऐसा शख्स जो कि किसी ऐसी मीटिंग में जाए या ऐसी गैदरिंग में जाए जिसका मकसद जो है वो फ़िरका वारियत या टेररिज्म फैलाना है, तो वो बंदा भी जो है वो उसको भी पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। ठीक है, यानी वो जो एक सिविल कमीशन बनी जिसमें अब उसका मेंबर जो है उसको भी सज़ा मिलेगी सबसेक्शन 3 के तहत। अच्छा बच्चों, ये हो गए ऑफेंसेस। ठीक है, इसको अपनी लिस्ट करके देख लेना। अब इससे आगे भी कुछ ऑफेंसेस हैं, वो आप इसके ऊपर ऑप्शन लगाएं। देखिए मनीष, हमने सेक्शन 11 पढ़ लिया ना। ओहो सॉरी, अच्छा जी, ये देखें एक सबसेक्शन 2 है ये। अच्छा ये तो बेल से रिलेटेड नहीं, ये नहीं है। अच्छा सेक्शन 21I है एड एंड अबेटमेंट। आप इसको भी ऑफेंसेस में शामिल कर लो। ठीक है, अब आप लिखते जाइएगा सेक्शन 21I। उसके बाद हार्बरिंग, ये भी एक ऑफेंस है। सेक्शन 21J हार्बरिंग क्या होता है, किसी को पनाह देना, किसी क्रिमिनल को ना, तो वो ठीक है, वो भी एक ऑफेंस है। उसके बाद अच्छा जो एब्सकॉन्ड करे उसकी भी एक पनिशमेंट है 21 सेल में, उसको भी आप जरा देख लें। Whoever being accused and offended under the abscond and avoid arrest or evade appearance before any inquiry, investigation and proceeding and obstructs the counsel course of justice shall be liable in prison for term not less than 5 years not more than 10 years। जो भाग जाए या जो अरेस्ट को अवॉइड करे या एब्सकॉन्ड कर दे उसकी भी पनिशमेंट है, इसको भी शामिल कर लें। अच्छा उसके बाद 27 है पनिशमेंट फॉर डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड रिवार्ड फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन। तो ये इसकी सज़ा है, इसको आप ज़रा प्लीज़ सेक्शन 27 को भी शामिल कर लें। ठीक है, उसके बाद है पनिशमेंट फॉर फॉल्स इम्प्लीकेशन वेयर एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिसऑनेस्टली फॉल्स इम्प्लीकेट द अरेस्ट। कोई किसी बंदे को जानबूझ के गिरफ्तार करता है तो डबल साई के तहत उसकी भी सज़ा है, वो भी नोट कर लें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, इसको रहने दें आप। ठीक है, फॉर पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट्स कमिटेड बिफोर दिस एक्ट, इसको भी रहने दें आप। ठीक है, जज़ाकल्लाह। लो बच्चों, तो ये आपका जो ऑफेंसेस वाला था वो भी हो गया, और चूँकि लेंथी था मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ वो उर्दू में पढ़िएगा, और अगर कहीं मैं गलत बता गया हूँ तो उसके लिए माज़रत। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।